बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वेरिएशन, सोर्सेज और टाइप्स के बारे में। हमने डिस्कस किया वेरिएशन वो तब्दीलियां हैं जो एक नस्ल में आगे मुंतकिल होती हैं, इनहेरिटेबल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो मुख्तलिफ खसूसियात हैं जो एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ जानदारों में पाई जाती हैं और ये अगली नस्लों को भी मुंतकिल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएशन के सोर्सेज की बात की जाए, वेरिएशन के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, जिसमें से एक रिकम्बिनेशन है, एक म्यूटेशन है, एक स्पर्म और एग के मिलने के दौरान, और एक जीन फ्लो है। डियर स्टूडेंट्स, रिकम्बिनेशन कब होते हैं? मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं और इस दौरान में तब्दीलियां आती हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और वेरिएशंस डेवलप होती हैं। इसी तरह से जब क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं, उनके मिलने के दौरान भी तब्दीलियों के इम्कानात मौजूद होते हैं। इसी तरह से हजारों में से कोई एक स्पर्म जब एग के साथ मिलता है, वहां भी वेरिएशन के चांसेस डेवलप होते हैं। इसी तरह से डीएनए में आने वाली कोई भी तब्दीली, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है, ये भी वेरिएशन का एक पोटेंशियल सोर्स है। और लास्ट वन ये कि जीन फ्लो भी सोर्स है वेरिएशन का, कि जिसके दौरान जीन्स मूव करती हैं एक पॉपुलेशन से अगली पॉपुलेशन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सोर्सेस के बाद वेरिएशन की दो टाइप्स हैं, एक को कंटिन्यूअस और एक को डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहा जाता है। कंटिन्यूअस वेरिएशंस में कंप्लीट रेंज ऑफ मेजरमेंट है फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू एन अदर एक्सट्रीम, और इसमें जो फिनोटाइप्स एक्सप्रेस होती हैं वो मेजरेबल होती हैं। जबकि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात की जाए, इससे बनने वाली, नुमाया होने वाली, एक्सप्रेस होने वाली फिनोटाइप डिस्टिंक्ट फिनोटाइप है। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस वेरिएशन की एग्जांपल किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में इंसानों का कद लिया जा सकता है, इंसानों का वजन लिया जा सकता है और पाँव का साइज भी लिया जा सकता है। जबकि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल A-B-O ब्लड ग्रुप सिस्टम के मुताबिक इंसानी खून के 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिलचस्पी से भरपूर टॉपिक है और आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन दरअसल एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान किसी जानदार में मुसलसल तब्दीलियां आती हैं और वो तब्दीलियां नस्लों पर मुहित होती हैं। वो किसी एक जानदार में नहीं आती, बल्कि वो पूरी नस्ल में आगे मुंतकिल होती हैं ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अगर आपसे ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए, डिफाइन एवोल्यूशन या डिफाइन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो इसका जवाब आप यूं लिख सकते हैं, चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। ये दरअसल तब्दीलियां हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉपुलेशन की या स्पीशीज की, जो कि ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन नस्लों पर मुहित होती हैं, नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तसर सी डेफिनेशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या एवोल्यूशन की है जो कि आप याद कर सकते हैं। आइए इसकी फर्दर डिटेल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक अहम चीज नोट करने वाली, और वो ये है कि वो चेंजेस जो एक जानदार में आती हैं उनको हम एवोल्यूशन कंसीडर नहीं कर सकते। एवोल्यूशन उन तब्दीलियों को कहा जाता है जो नस्लों पर मुहित होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है कि किसी इंडिविजुअल में आने वाली तब्दीली
एवोल्यूशन नहीं कहलाती, बल्कि ऐसी तब्दीली एवोल्यूशन कहलाती है जो पॉपुलेशन के अंदर, जो स्पीशीज के अंदर मूव करती है जनरेशन ओवर जनरेशन, या दूसरे अल्फाज में ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। इसलिए आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब भी एवोल्यूशन का जिक्र होगा, इससे मुराद किसी एक जानदार के जिस्म में होने वाली तब्दीली नहीं है, बल्कि इससे मुराद ऐसी तब्दीली है जो जानदारों में नस्लों पर मुहित होती है, पॉपुलेशंस के अंदर, स्पीशीज के अंदर, जानदारों के अंदर पाई जाती है और ये एक नस्ल से अगली नस्ल में मुंतकिल करती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। प्रोसेस, एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे मुमकिन होता है? डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन का प्रोसेस दो मराहिल में मुमकिन होता है। वो दो स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहले अल्टरेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रेट्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। पहले मरहले में किसी जानदार में वक्त के साथ साथ जेनेटिक चेंजेस आती हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, यानी ट्रेट्स में तब्दीली आती है। दूसरे मरहले में क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल टाइप, एक नई किस्म का जानदार बनता है किसी एक जानदार से इन तब्दीलियों के नतीजे में। डियर स्टूडेंट्स, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, What is the process involved in evolution, या write down the steps involved in evolution। तो ये मुख्तसर सवाल आप इन दो पॉइंट्स को लिख करके मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ पर एक और अहम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि फ्रांस के रहने वाले एक साइंसदान थे जिनका नाम C.D. बफिन था। इन्होंने, जो कि 1707 से 1788 तक हयात रहे, इस दुनिया में रहे, सबसे पहले एवोल्यूशन का हिंट दिया था, इस लफ्ज से आशना करवाया था, ये लफ्ज हमें मुतारिफ करवाया था और ये लफ्ज हमारे इल्म में आया था। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात जहन में रखिएगा, ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी आपकी मुंतजर है, आइए देखते हैं। J.D. लामार्क, ये साइंसदान का नाम है और ये 1744 से 1829 तक इस दुनिया में रहे, हयात रहे। इनका काम क्या है? इन्होंने सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के बारे में तस्वर पेश किया। डियर स्टूडेंट्स, डी बफिन वो पहले साइंसदान थे कि जिन्होंने हिंट दिया, जिन्होंने आइडिया दिया कि एवोल्यूशन भी कोई चीज है, और डी लामार्क दूसरे साइंसदान हैं जो कि इनके हम वतन थे। इन्होंने ये तस्वर पेश किया कि एवोल्यूशन होती कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन कैसे होता है। आपसे ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले किस साइंसदान ने तस्वर पेश किया। आपसे ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सबसे पहले ये वर्ड एवोल्यूशन का किसने हिंट के तौर पर प्रेजेंट किया। आपने इन दोनों सवालात को मद्देनजर रखना है इस लेक्चर को तैयार करने के दौरान। डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अहम है, और इन दोनों को समझने के बाद अब हम मूव करते हैं फर्दर डिटेल की तरफ। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या है? दरअसल जब सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को डी लामार्क ने प्रेजेंट किया, उस वक्त के हम असर साइंसदानों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में जो आइडिया दिया गया था वो वाज़ेह नहीं था, वो खोखला था, उसके पीछे कुछ खास दलाइल मौजूद नहीं थे। इसलिए लामार्क का दिया गया कंसेप्ट अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन रिजेक्ट कर दिया गया। उसके जवाब में उसके बाद मुख्तलिफ साइंसदान इस मौजू पर तहकीकात करते रहे। उन्हीं साइंसदानों में से एक साइंसदान का नाम चार्ल्स डार्विन था, और उसने एवोल्यूशन के बारे में कंसेप्ट पेश किया, और इसकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स डार्विन एक फेमस साइंटिस्ट है, और इसने
एक बहरी जहाज पर जिसका नाम HMS था, यहाँ पर मेंशन है HMS का मतलब क्या है, हिज मेजेस्टी बीगल, ये इसके बहरी जहाज का नाम था। इस बहरी जहाज में 5 साल तक दुनिया के बड़े हिस्से का बहरी सफर किया, दुनिया के अंदर सैरो सियाहत की और उसकी गर्ज दरअसल मुतालिया करना था मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज का, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज का। अपने इस 5 साला सफर के नतीजे में जो ऑब्जर्वेशन डार्विन ने की, जो तहकीकात डार्विन ने की, उसकी बुनियाद पर चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल पूछा जा सकता है चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम बताइए, तो आप ये नाम लिख सकते हैं। MCQ में पूछा जा सकता है ये किताब कब पब्लिश की गई, तो आप बता सकते हैं 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी ये किताब पब्लिश की, शाया की। डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स डार्विन का जो टाइम पीरियड है वो 1809 से 1882 तक का है, यानी वो वक्त के जब ये हयात रहे, इस दुनिया में मौजूद रहे, और इस दौरान में इन्होंने अपनी तहकीकात के नतीजे में बायोलॉजी की फील्ड में गरां कदर खिदमत सरंजाम दी। चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो थ्योरी पेश की वो सन 1838 में पेश की, ये भी MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए, आपसे ये सवाल किया जाए कि हाउ कैन यू डिफाइन नेचुरल सिलेक्शन, तो इसका जवाब क्या होगा? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स विद फेवरेबल वेरिएशंस सर्वाइव, वो अमल जिस दौरान में जानदार जो कि फेवरेबल वेरिएशंस रखते हैं, जिनमें मुफीद तब्दीलियां होती हैं, वो सरवाइव कर जाते हैं एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, और ज्यादा से ज्यादा नई नस्ल पैदा करते हैं देन लेस वेल एडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म, बनिस्बत उन जानदारों के जो अपने एनवायरनमेंट में ज्यादा एडॉप्टेबल नहीं है। इस अमल को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सादा अल्फाज में अगर इस तस्वुर को समझने की कोशिश की जाए तो ये तस्वुर हमें बताता है दरअसल कुदरत चुनाव करती है उन जानदारों का जो ज्यादा मुफीद खसूसियात के हामिल होते हैं, जिनके अंदर अपने माहौल से मुताबिकत रखने वाली मुफीद तब्दीलियां जन्म लेती हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनकी नस्ल ज्यादा फलती फूलती है बनिस्बत उन जानदारों के जो लेस एडॉप्टेड होते हैं और जिनमें लेस बेनिफिशियल वेरिएशंस पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ये सवाल पूछा जा सकता है और आपने इस सवाल को शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह से तैयार करना है। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। अर्ली रिस्पॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स डार्विन ने जब ये तस्वुर पेश किया तो इसके तस्वुर को कुछ खास पजीराई ना मिल सकी, क्योंकि इसके दिए गए एविडेंसेस भी इतने खास नहीं थे। लेकिन इसके मरने के कुछ अरसे के बाद साइंसदानों ने इस पर बिलीव करना शुरू किया और इस मौजू पर मजीद तहकीकात हुई और उन तहकीकात के नतीजे में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्नॉलेज किया गया। कुछ साइंसदानों का ये भी ख्याल था कि मेंडल का काम जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है और डार्विन का काम जो कि एवोल्यूशन से रिलेटेड है, इन दोनों में मुताबिकत पाई जाती है और ये दरअसल एक ही रुख पर की गई तहकीकात है। डियर स्टूडेंट्स, इस अर्ली रिस्पॉन्स के बाद जब मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की गई तो वो लेट 1920s में पेश की गई और अर्ली 1930s में यानी 1920 से 1930 की दहाई के दरमियान में पेश की गई। और इस दौरान में जिन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी किया गया, जिन असूलों की बुनियाद पर स्टडी किया गया, जिन एविडेंसेस को बुनियाद बनाया गया, उसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व थी। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की फर्दर डिटेल को आइए डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक अहम कंसेप्ट, एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इम्तिहानी नुक्ता नजर से अहमियत का हामिल है।
अभी हम पढ़ करके आए हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। इसके बिल्कुल बरअक्स एक और थ्योरी का भी वजूद था जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बरअक्स एंटी एवोल्यूशनरी आइडियाज रखने वाले साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं, और इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है? दरअसल वो तमाम साइंसदान जो कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे, एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते, वो इसके बरअक्स तस्वुरात पर यकीन रखते हैं और उन तस्वुरात को थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए, आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, एंटी एवोल्यूशन आइडियाज सपोर्ट दैट all living organisms had been created। एंटी एवोल्यूशन आइडियाज इस बात को सपोर्ट करते हैं कि तमाम जानदार पैदा किए गए इन देयर करंट फॉर्म ओनली अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो, अपनी मौजूदा हालत में कुछ हजार साल पहले। यानी इसका मतलब ये है कि ये अमल जो कि एवोल्यूशन है कि जिस दौरान में हम समझते हैं तब्दीलियां वाक़या होती हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। जैसे जानदार आज हमें दिखाई देते हैं वैसे ही अब से कुछ हजार साल पहले पैदा हुए, उनकी क्रिएशन हुई, उनकी तख्लीक की गई। डियर स्टूडेंट्स, एंटी एवोल्यूशनरी आइडियाज के हवाले से थोड़ा सा मजीद वजाहत करता चलूं। इब्तदा में अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो दो तरह के नजरियात पाए जाते थे, एक को बायोजेनेसिस और दूसरे को ए बायोजेनेसिस का नाम दिया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, ये दो साइंटिस्ट दो मुख्तलिफ पहलुओं पर सोचने वाले तबकात पर मुश्तमिल थे। एक तबका साइंसदानों का ऐसा था जिनका बिलीफ ये था, इत्काद ये था, तसव्वुर ये था कि नए जानदार पुराने जानदारों की तकसीम से वजूद में आते हैं। इस अमल को, इस तसव्वुर को, इस कंसेप्ट को, इस आइडियोलॉजी को बायोजेनेसिस का नाम दिया जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना। इसके बरक्स दूसरा तबका उन साइंसदानों का था जिनका बिलीफ और तसव्वुर ये था, अकीदा और एतकाद ये था कि नए बनने वाले जानदार बेजान अशिया से वजूद में आते हैं, और इसको ए बायोजेनेसिस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों तसव्वुरात अपने वक्त में बहुत से साइंसदानों के दरमियान वजह तनाज़ा थे, लेकिन फिर एक साइंसदान जिसका नाम रोडोल्फ विर्चू था, अगर आप रिकॉल करें 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में सेल थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके, इसने ये तस्वुर पेश किया नए सेल पुराने सेल्स की तकसीम से वजूद में आते हैं, और सेल थ्योरी को मुकम्मल करने में इसका अहम किरदार था। इसी तस्वुर को लुइस पैस्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने तजुर्बात के नतीजे में सही साबित किया और ये प्रूफ करके दिखाया कि नए जानदार पुराने जानदारों से वजूद में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था और मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत सी नई चीज़ों के बारे में आगाही हासिल की। इंतहाई अहम टॉपिक्स थे और दिलचस्पी से भरपूर टॉपिक थे। यकीनन आप लोगों ने इन टॉपिक्स को एंजॉय किया होगा, लेकिन अगला मरहला इनको तैयार करने का है और आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इम्तिहानात में पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ किस्म के MCQs बन सकते हैं। आपने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।